बच्चों, जय हिंद। आज हम आप लोगों को समाज शास्त्र पढ़ाने जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति में जैसा कि आप लोगों को पता है कि विद्यालय खुल नहीं रहे हैं और आप लोगों की पढ़ाई बाधित हो रही है। ऐसी स्थिति में केवल और केवल एक ही स्थिति बचती है कि हम लोग मीडिया के माध्यम से पढ़ें। जहाँ तक संभव हो हम अपना समय निरर्थक ना व्यस्त करें, इसको व्यर्थ ना करें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। किसी भी वीडियो को एक से अधिक बार देखें। तो आइए हम आप लोगों को कक्षा 12 समाजशास्त्र का परिवार का पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। परिवार क्या है? सबसे पहले परिवार को हम अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं। परिवार को अंग्रेजी में हम फैमिली कहते हैं। अब परिवार की अनेक समाजशास्त्रियों ने अनेक प्रकार से, अलग अलग प्रकार से अपने अपने शब्दों में व्याख्या किया है। अब इसमें कहते हैं मैकाइवर एवं पेज कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। दूसरा है परिभाषा है लूसी प्रेयर की। इन्होंने कहा है कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और उसकी संतानें साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में संपत्ति और उनकी संतान होती है। यह तो हो गई परिभाषाएं आपकी कुछ परिवार की। अब परिवार की विशेषता क्या होती है कि परिवार में सार्वभौमिकता होती है। दूसरा पॉइंट होता है कि सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। जब समाज की संरचना होती है तो उसमें परिवार की मुख्य भूमिका होती है। तीसरा है कि भावनात्मक आधार। परिवार के सदस्य एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। उनमें प्रेम, त्याग, क्षमा, दया इत्यादि की भावनाएं होती हैं। अगला पॉइंट है रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव इसका तात्पर्य है कि परिवार जो है वो बच्चे की प्रथम पाठशाला है और उसमें जो उसके गुण होते हैं उन गुणों का प्रादुर्भाव केवल और केवल परिवार से ही प्राप्त होता है। अगला चीज है कि निश्चित आकार या सीमित आकार। अब निश्चित और सीमित की बात आती है तो हम चलते हैं कि परिवार आकार के अनुसार दो प्रकार का होता है। नंबर 1 एकल परिवार। अब यह वह परिवार है जिसमें माता पिता और उनसे उत्पन्न संतानें रहती। दूसरा है संयुक्त परिवार। इसमें कई पीढ़ी के लोग, नाते रिश्तेदार और रक्त समूह के लोग निवास करते हैं। इसका आकार बहुत बड़ा होता है। अब फिर देखते हैं कि परिवार की अगली विशेषता क्या है कि सदस्यों के असीमित उत्तरदायित्व। इसमें परिवार के सदस्यों का उत्तरदायित्व सीमित नहीं रहता है। उसे हर स्टेप को, हर सीढ़ी को समान रूप से निर्वहन करना पड़ता है। अब अगली चीज है कि परिवार का प्रकार क्या है। जैसे अभी मैंने बताया कि मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं,
लेकिन इसका परिवार के वर्गीकरण के कई आधार हैं। अब वंश नाम के आधार पर परिवार जो है वो पितृवंशीय और मातृवंशीय होते हैं। पितृवंशीय, मातृवंशीय। पितृवंशीय का तात्पर्य है कि जिसमें वंश नाम वो पिता के वंश के आधार पर चलता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पिता शर्मा है, माता दुबे है। अब दुबे और शर्मा से उत्पन्न संतान वो पितृवंशीय परिवार में शर्मा ही कहलाएगी। दूसरा है मातृवंशीय परिवार, इसमें वंशनाम माता के नाम पर होगा। अगर मातृवंशीय परिवार है तो दुबे और शर्मा है, माँ दुबे है तो दुबे के आधार पर ही उसका वंशनाम चलेगा। अब सदस्यों की संख्या, दूसरा है सदस्यों की संख्या के आधार पर। तो जैसे मैंने भी बताया कि एकाकी और संयुक्त। सत्ता के आधार पर इसमें होता है दो प्रकार का, कि मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक। ये हो गई तुम्हारी परिवार की व्याख्या। अब मातृसत्तात्मक में परिवार की जिम्मेदारी परिवार की मुखिया माँ होती है, जबकि पितृसत्तात्मक में परिवार की जिम्मेदारी परिवार का मुखिया पिता होता है। भारत में अधिकांश हिस्सों में, या यूँ कहें कि कुछ को छोड़ करके, कुछ जनजातियों को छोड़ करके यहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार ही पाया जाता है। पितृसत्तात्मक परिवार ही पाया जाता है। अब परिवार की वर्तमान स्थिति क्या है, परिवार में होने वाले परिवर्तन क्या हैं, एक नज़र इस पर भी हम डालते हैं। दूसरा है, पहला पॉइंट है कि परिवार का विखंडन, कि अब परिवार, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और एकाकी परिवार बढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, नाते रिश्तेदारों का महत्व कम होना। जब संयुक्त परिवार टूट रहे हैं तो पहले संयुक्त परिवार में पिताजी के ननिहाल, दादी के ननिहाल, बुआ, फूफा, मौसी, मौसा इत्यादि बहुत रिश्तेदार होते थे। लेकिन वर्तमान में जब परिवार टूट रहे हैं, एकाकी हो रहे हैं, तो जो नाते रिश्तेदार थे उनसे संबंध टूटता जा रहा है, नाते रिश्तेदारों का दायरा कम होता जा रहा है। तीसरा पॉइंट है कि बच्चों और स्त्रियों का महत्व। जब संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, एकाकी परिवार बन रहे हैं, माता पिता साथ है नहीं, तो सलाह परिवार का मुखिया वो अपने पत्नी और बच्चों से ही सलाह लेगा, उसी के आधार पर आगे अपना कार्य करेगा। तो इस प्रकार से परिवार में पत्नी और बच्चों का महत्व बढ़ रहा है। अगला पॉइंट है कि पारिवारिक कलह में वृद्धि। पारिवारिक कलह में वृद्धि। अब पारिवारिक कलह में जो संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, उसके विघटन के फलस्वरूप जो है तलाक की दर बढ़ रही है। पहले परिवार में, संयुक्त परिवार में मुखिया होता था, वो समझा बुझा करके लड़के को भी, बहू को भी, बेटों को भी, बेटियों को भी समझाता था, बुझाता था। लेकिन अब उसके अभाव में तलाक की स्थिति में और घरेलू हिंसा में वृद्धि हो रही है। घरेलू हिंसा में वृद्धि हो रही है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि
इसमें बच्चों के सदाचार में कमी, बच्चों के सदाचार में कमी। अब बच्चों में सदाचार पहले था परिवार में कि परिवार की बड़ी बूढ़ी दादी दादा इत्यादि धार्मिक कहानियाँ सुनाते थे, जिन शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाते थे, जिससे बच्चों के मन में एक अच्छी भावना का उदय होता था। किंतु वर्तमान में विज्ञान का युग है, न दादा है न दादी है, बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं है। एक के समाजशास्त्री ने कहा है कि जिनके माँ बाप दोनों अथवा एक ड्यूटी करते हैं, उनके बच्चे अक्सर सड़क के किनारे ड्यूटी करते हुए मिल जाते हैं। यानी बच्चों की परवरिश ढंग से नहीं हो पाती है। तो यह है परिवार की संरचना में, परिवार की स्थिति में या संयुक्त परिवार के टूटने से जो परिवार पर प्रभाव पड़ रहे हैं वो व्याप्त हो रहे हैं। इसके बाद एक पॉइंट और है कि परिवार के कार्यों में परिवर्तन, परिवार के कार्यों में परिवर्तन। अब पहले परिवार में कार्य बंटा होता था, कार्य तमाम होता था। प्राचीन युग में कूटने का काम, पिसाई का काम, जानवरों का काम, ये काम वो काम, सब काम करना पड़ता था। लेकिन अब कोई बात नहीं, परिवार के कार्य सीमित हो रहे हैं। धुलाई मशीन से कर लिया, चारा मशीन से काट लिया, दूध वाले से ले लिया, नहीं जानवर पाले हैं। तो परिवार के जो कार्य हैं उनके कार्यों में परिवर्तन हुआ है। तो आप लोग इसको पढ़िए और इसका अध्ययन कीजिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है जो गृह विज्ञान कक्षा 10, 11 और 12 के गृह विज्ञान में भी इस पाठ के कुछ अंश समाहित हैं। धन्यवाद।